दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज में 9 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े वो जल्दी से जुड़ जाएं, और जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया वो भी जल्दी से इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। ठीक है, विश्वास करिए, सिर्फ एक बार आप एप्लीकेशन या वेबसाइट प्रोग्राम से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको एप्लीकेशन और वेबसाइट पे जितने भी स्टडी मटेरियल दिए गए उनको पढ़ करके आपकी स्टडी बेहतर हो ही जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ जिन लोगों को टेस्ट देना होगा या पीडीएफ की जरूरत होगी वो भी यहां से डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दिया गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चैनल पे जुड़ करके आप इन चीजों को पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, पहला प्रश्न दे रहा है दोस्तों कि हाल ही में चर्चित शब्द टारबॉल संबंधित है। ये किससे संबंधित है आपको ये बताना है। हाल ही में चर्चित शब्द टॉरबॉल किससे संबंधित है। पहला लिख रहा है कि इफ्फी कोसेंट से, दूसरा लिख रहा है छोटे कार्बोनेसियस कण से, या फिर जीनस कुद क्रममिया से, या फिर रन ऑफ द रिवर। ठीक है, ये क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। टॉरबॉल किससे संबंधित है। मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को इसका उत्तर नहीं पता है, और आजकल परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे टॉरबॉल का संबंध है, किससे संबंध है तो बताइए। तो याद रखें दोस्तों, ये फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा छोटे कार्बोनेसियस कण से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यार रटने वाली कोई बात नहीं होती, इस तो रटने वाला बात आ गया। ठीक है, बात आती है कि ये कण होते क्या है, या फिर जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये टॉरबॉल, ये होता क्या है। तो दोस्तों मामला है उत्तरी ध्रुव का। उत्तरी ध्रुव पर आप जानते हैं कि वहां पर बर्फ ज्यादा है। ठीक है, आप उत्तरी ध्रुव के आसपास में जो भी आइलैंड वगैरह देखेंगे वहां पे आपको पता होगा कि बर्फ ज्यादा होता है, और उस बर्फ के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे टारबाल के कण कहे जाते हैं। बातें आती है कि वो टारबाल के जो कण हैं, वो जो छोटे छोटे कण ये बर्फ के ऊपर जमे रहते हैं, वो छोटे छोटे कण आते कहां से वहां पर। ठीक है, तो याद रखिए, अगर आप जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं तो उनसे जो छोटे छोटे कण निकलते हैं वही जाकर के यहां पर जमा होते रहते हैं, और उसी को टारबाल के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इसके बारे में। करेक्ट, अच्छा, इसके बारे में पता किसने लगाया, और यह पता भी लगाया गया कि पूरे वायुमंडल में, वहां का जो पूरा वायुमंडल है उस वायुमंडल में कुल लगभग 28% कण क्या है, वो टारबाल का कण है। और इसका पता किसने लगाया, तो एक रिसर्च स्टेशन है, कहां पर हिमालय तिब्बत पठार के पास में एक रिसर्च स्टेशन है, उसके वैज्ञानिकों ने जो है हवा के नमूनों के साथ इस बात का पता लगाया। ठीक है, करेक्ट। कुछ लोग हिमालय तिब्बत पठार को तीसरा ध्रुव भी मानते हैं, इसको भी याद रखेगा। कुछ लोग क्या मानते हैं दोस्तों, इसको तीसरा ध्रुव भी मानते हैं, तीसरा ध्रुव भी मानते हैं, तो इसको भी याद रखेगा। आगे लिख रहा है कि जलवायु परिवर्तन एवं मानव प्रभाव के प्रति बेहद संवेदनशील ये ग्लेशियर पिछले एक दशक से क्या हो रहे हैं, सिकुड़ते चले जा रहे हैं। जितने भी ग्लेशियर हैं पिघल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा है। करेक्ट, टॉरबॉल जो होता है ये प्रकाश को अवशोषित करने वाले छोटे कण होते हैं जिन्हें कार्बोनेसियस कण कहा जाता है। ये जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण निर्मित होते हैं और बर्फ की चादर में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, जाकर के जमा होते रहते हैं। करेक्ट, टॉरबॉल का प्रतिशत प्रदूषण के उच्च स्तर के दिनों में बढ़ जाता है, जिससे ग्लेशियर के पिघलने की संभावना भी बढ़ जाती है। ग्लेशियर का पिघलना, इसका मतलब वैश्विक तापमान का अनुमान भी लगाया जा सकता है। आप समझो ग्लेशियर अगर पिघलना शुरू हो जाएगा तो जो समुद्रों का जल स्तर है वो जल स्तर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे भाई, जो चीजें बर्फ में जमी हुई हैं अगर वो गलेंगी तो पानी का जल स्तर बढ़ेगा कि नहीं, समुद्र का जलस्तर। और अगर जलस्तर बढ़ते हैं तो कई सारे भूखंड क्या होंगे, जो आज स्थल रूप में हमारे सामने है वो डूब जाएंगे। उसमें से एक हमारी मुंबई भी है जो महाराष्ट्र के नजदीक में है। ठीक है, कहा कि सिंधु गंगा के मैदान में गेहूं की फसल के अवशेषों को जलाने पर भी इस तरह के कार्बन क्लस्टर का निर्माण होता है, जिसे हम इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी रखिएगा याद, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, करा इनमें से कितने वर्ष की उम्र में किताब, अच्छा, एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, ठीक है, बहुत छोटी बच्ची है, और उसने अपने नाम एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। क्या करके दोस्तों, उसने स्वयं एक बुक निकाला। ठीक है, बुक लिखा जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ठीक है, क्या नाम है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ठीक है, और इस किताब को लिखा है अभिजीता गुप्ता ने। अभिजीत मत करेगा क्योंकि महिला है, ठीक है, बच्ची है, अभिजीता गुप्ता नाम है। और ज्यादा एज नहीं दोस्तों, मात्र 7 वर्ष की उम्र। कितना है, मात्र 7 वर्ष की उम्र में आप समझो
कि उस छोटी सी बच्ची, जिस समय में लोग आज क्या करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, उन्हें जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, और इतनी छोटी सी बच्ची एक बुक लिख दी है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी रिकॉर्ड है, ठीक है, और ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है कि 7 वर्ष की उम्र में किताब लिखने वाली अभिजीता गुप्ता बनी सबसे कम उम्र की लेखिका, और ये इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। कह रहा कई रिकॉर्ड 7 साल के अभिजीता गुप्ता की किताब रिलीज हुई है जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। एक और किताब चर्चा में आई है जिसका नाम है पेंडिमोनियम। क्या नाम है? पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इस किताब को किसने लिखा है? परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है तो बता दूं, क्योंकि बैंकिंग ट्रेजेडी के बारे में किताब बताती है। और बैंकिंग में कौन सी ट्रेजेडी? तो हाल फिलहाल के अगर खबरों की बात करें तो आपने एनपीए का नाम सुना होगा। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो गैर निष्पादित संपत्तियां हैं, बैंक के पास जो गैर निष्पादित संपत्तियां हैं उनके ऊपर जो है इस किताब को लिखा गया है, और बताया गया कि एनपीए की वजह से, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, उसके ऊपर एक किताब लिखा गया। और यहां तक कि जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, उन डिप्टी गवर्नरों ने अपनी राय भी दिया है, उस राय को भी यहां पर शामिल किया गया है, इसलिए एक किताब जो इंपॉर्टेंट है। तो इस किताब को लिखा किसने है? याद रखेगा, इनका नाम है तमाल बंदोपाध्याय। क्या नाम है? तमाल बंदोपाध्याय, ठीक है। अभी तक आपने चट्टोपाध्याय का नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। उसी तरह से बंदोपाध्याय याद रखेगा, बंदोपाध्याय, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। करा यह एक जर्नलिस्ट हैं और इस बुक का विमोचन 9 नवंबर 2020 को किया गया, ठीक है। करा कि यानी आज आरबीआई के 3 गवर्नरों ने इस पुस्तक में कहा कि बैंकों का एनपीए भारत की इकोनॉमी वृद्धि के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आगे यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट ने जल्द ही इस मामले को अगर ठोस कदम नहीं उठाया तो देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। देखिए, कुछ यहां पर देशों के नाम दे रहे हैं, यानी किन किन देशों में कौन कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन कौन से देश में कौन कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है ये आपको बताना है। पहला लिख रहा है द्रजबा, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, जो सही है सिर्फ आपको वो बताना है, ठीक है। लिख रहा है द्रजबा, लिख रहा है ये चीन और पाकिस्तान के बीच में होता है। तो दोस्तों बता दूं, ये जो द्रजबा है ना, द्रजबा में चीन और पाकिस्तान नहीं रहता है, पाकिस्तान के साथ रूस रहता है। कौन सा देश है? पाकिस्तान के साथ रूस रहता है। तो पहला वाला पॉइंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया, ठीक है। बात आता है दूसरा, तो इंद्र अभ्यास दोस्तों ये कह रहा है कि भारत और रूस के साथ होता है, सही बता रहा है? बताओ जल्दी से, इंद्र युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और रूस के बीच में होता है। और ये वाला कथन क्या है? बिल्कुल सही है, यानी दूसरा वाला सही है। गरुड़ दोस्तों ये कह रहा है भारत और नेपाल के बीच में होता है। तो बता दूं, ये गरुड़ वाला नेपाल के साथ नहीं होता है, यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कोपैट या फिर कॉर्पैट का नाम सुना होगा। कोपैट नहीं, मैंने तो कॉर्पैट सुना है। क्या सुना है? कॉर्पैट, ठीक है, ये कॉर्पैट होता है। और कॉर्पैट भारत और चीन के साथ नहीं होता, भारत और चीन के साथ हैंड इन हैंड होता है। हैंड इन हैंड ना, एक एक हाथ हो जाए चीन के साथ, आपको बताया था। तो याद रखेगा, ये भारत और किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ होता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए, ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2, केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, बहुत डिटेल में आप पढ़ो चीजों को, तब तो मजा आएगा। अगर ऐसे हवा हवाई पढ़ाई करेंगे तो फिर मजा आने वाला बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते चलिए और आगे आप काम करते चलिए, ठीक है। बाकी बता दिया यार, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, जो बताया हूं वही है। करा हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक अभ्यास, एक नया अभ्यास आया, बुल स्ट्राइक अभ्यास। करा इसका आयोजन कहां पर किया गया, ठीक है, बुल स्ट्राइक। अच्छा, एक बात बता दो, बुल स्ट्राइक जो अभ्यास है ये किसी देश के साथ नहीं हो रहा है, ये किसी देश के साथ नहीं हो रहा है, इसमें हमारी ही सेना शामिल है। अब उसमें कौन कौन शामिल है? हमारी आर्मी भी शामिल है, हमारी नेवी भी शामिल है और हमारा एयरफोर्स जो है वो भी शामिल है। तीनों सेनाएं शामिल हैं और इसलिए शामिल किया गया कि तीनों के बीच में एक कोऑपरेशन बन सके, एक समन्वय स्थापित हो सके, कि कभी काम पड़ने पर तीनों एक दूसरे के सहयोग से चल सके। ऐसा नहीं हो कि कोई कुछ और सोच रहा है, कोई कुछ और सोच रहा है, प्लानिंग कुछ और है, नहीं। इनमें जो है कॉमन जो है
चीजों को लेकर काम किया जाए, तो इसके लिए ये बुल स्ट्राइक अभ्यास लाया गया। ठीक है, इसमें भारत की तीनों सेनाएं हैं और ये हो रहा है अंडमान निकोबार में। कहां पर हो रहा है? अंडमान निकोबार में। तो याद रखेगा यहां पर चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है। और आपने नाम तो सुना होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस बार 2019 में दोस्तों पद बनाया गया था और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर किसको नियुक्त किया गया था? जो हमारे बिपिन रावत थे। ठीक है, ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो जनरल बिपिन रावत, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया, विश्वास करिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, एक बार आप जुड़िए, बिल्कुल आपको बहुत मजा आएगा। स्टडी 91 का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, यानी प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, ये अभियान किस राज्य ने शुरू किया आपको ये बताना है। लिख रहा है कि मिजोरम ने स्टार्ट किया, मेघालय ने, राजस्थान ने या फिर उत्तराखंड ने। किसने स्टार्ट किया है? प्लास्टिक लाओ, यानी कचरा लेकर आओ। ठीक है, कचरा लेकर आओ और यहां से मास्क लेकर जाओ। तो यह अभियान लाया है उत्तराखंड सरकार ने। किसने लाया है? उत्तराखंड। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल के दिनों में बात करें तो उत्तराखंड कचरे को हटाने के लिए दोस्तों बहुत अभियान चला रहा है। ठीक है, और काफी इस तरह का अभियान चला चुका है पहले भी, लेकिन मास्क वाला अभियान पहली बार चलाएगा। तो लिख रहा है कि उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक साथ दो काम, ठीक है, झंडूबाम, तो याद रखेगा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ की पहल शुरुआत किया है। आप बाकी सब जान गए होंगे तो इसमें कुछ बताना नहीं। हां, याद रखेगा बेबी रानी मौर्य जो है ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं और राजधानी अब इसकी दो हो गया है, एक तो देहरादून है, दूसरा गैरसैंण भी हो गया। ठीक है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो यहां के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको भी आप याद रखेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। देखिए, अगर आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा ऑप्शन तो हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है कि कैंसर डे मनाया जाता है कब? 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, तो पढ़ा है आपने कैंसर डे ना। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कैंसर डे के बारे में। मैं आपसे कैंसर डे थोड़े पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? कैंसर जागरूकता दिवस। तो आप कैसे कर सकते हो कि यहां दिया गया कथन क्या है? गलत है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, याद रखेगा, यानी 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 7 तारीख को, 7 नवंबर को मनाया जाता है जागरूकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसे 2014 में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, और तब से कंटिन्यू चल रहा है। बॉडी मास इंडेक्स, जिसको बीएमआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीएमआई। आपने सुना होगा, कई सारे मोबाइल में बीएमआई का फंक्शन दिया होता है, बीएमआई। अच्छा, बीएमआई करता क्या है अभी आपको बताता हूं। बीएमआई में कुछ आंकड़े होते हैं, उस आंकड़ों के आधार पर यह बताया जाता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं स्वस्थ हैं, या आपके शरीर में मोटापा है या आप जो है कमजोर हैं। ठीक है, तो यह बताया जाता है। तो लिख रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना, जो सत्य है वो बता दीजिए। कर द लांसेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 200 देशों में 19 वर्षीय लड़कियों और लड़कों, किसके ऊपर यह रिसर्च किया गया था? तो 19 ईयर्स के ऊपर जो भी बॉयज या गर्ल्स थे उनके ऊपर रिसर्च किया गया और बताया गया कि बॉडी मास इंडेक्स में भारत क्रमशः नीचे से तीसरे और 5वें स्थान पर है। किस नंबर पर है? याद रखेगा, नीचे से तीसरे और 5वें स्थान पर है। करा बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स की गणना किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर किया जाता है। वजन में जब ऊंचाई मीटर में होता है और मीटर स्क्वायर से भाग दिया जाता है तब इसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, बीएमआई जो होता है यह ऊंचाई और वजन के आधार पर गणना किया जाता है। ये दोनों कथन जो दिख रहा है दोस्तों, ये दोनों कथन क्या है? यहां पर सत्य है। याद रखेगा, दोनों कथन सत्य है। तो बाकी के 2 लाइन में वही चीजें दे रहा है और यहां पर याद रखेंगे, करा विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य बीएमआई जो है दोस्तों वो लगभग 18.5 से 24.9 के बीच रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर 19 वर्ष के बच्चों की बात करें, 19 वर्ष के बच्चों की बात करें तो वहां पर बीएमआई जो है वो लगभग कितना होना चाहिए? इनके ऊंचाई पर होता है। तो लड़कों की बात करेंगे तो इनका ऊंचाई जो होना चाहिए 166.5 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए ऊंचाई 155.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर बीएमआई अगर हम बात करें 20 के आसपास है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 25 या उससे अधिक हो गया है तो याद रखिए यह अधिक वजन को दर्शाता है। और अगर बीएमआई 30 या उससे ज्यादा हो गया है तो अब मोटापा के बारे में बताता है कि आपके शरीर में मोटापा है। तो
तो ठीक है, इस तरह का एक रिसर्च हुआ था, तो इस रिसर्च को भी याद रखेगा। पक्के टाइगर रिजर्व या जिसे हम पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, करा उस कथन के बारे में आपको बताना है सत्य क्या है। ठीक है, करा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पक्के टाइगर रिजर्व या पखुई टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व को ग्रीन सोल्जर्स को पक्के टाइगर रिजर्व ग्रीन सोल्जर्स कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, अच्छा, एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो अपने यहां काम करने वाले ग्रीन सोल्जर्स का क्या देगा, एक इंश्योरेंस देगा। ठीक है, यह भी सही है। भारत के फ्रंटलाइन वन कर्मचारी अपर्याप्त स्वास्थ्य कवरेज के साथ बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रीन सोल्जर्स कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर दिया गया तीनों कथन क्या है, यह बिल्कुल सही है। वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं वो काफी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए उन्हें ग्रीन सोल्जर्स का नाम दिया गया। अब उनके लिए जो है यहां पर इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जा रहा है। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है दोस्तों, या पखुई टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी याद रखेगा। किस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का विधेयक जो है पास करवाया। देखिए, मैं सरकारी यहां पर नहीं बात कर रहा हूं, यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में भी 75% नौकरियां वो उसी राज्य के युवकों को दिया जाएगा, या वहां पर दोस्तों इस तरह का कोई आरक्षण लाया गया। ठीक है, 75% आरक्षण देने का एक विधेयक लाया गया, जहां पर वहां के स्थानीय लोग, जैसे अगर मामला यहां पर उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड के लोग, अगर अच्छा आप इमेज देख के आपको पता चल गया होगा ये कौन है, ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो हरियाणा ने विधेयक पास कराया है। तो याद रखिए वहां पर नियम क्या बना है कि अगर कोई काम आता है, वैकेंसी आती है प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी का तो अपना दबदबा ही है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी आती है तो 75% आप क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे कि हरियाणा के जो स्थानीय निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, पहले उनको नौकरी दिया जाए, उसके बाद किसी दूसरे राज्य को लोगों को मौका दिया जाए। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य यह था। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां पर राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।